जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 13 है। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर 2-3 बुक को समाप्त किया जा चुका है। एक तो कि जितने भी बिहार एसएससी का प्रीवियस एग्जाम हुआ है सारे पेपर कराए जा चुके हैं। वॉल्यूम 1 भी समाप्त हो चुका है रुक्मणी पब्लिकेशन का, और खान सर का भी सेट समाप्त किया जा चुका है। आप सारे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल के प्ले लिस्ट से बिलोंग करें और वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और वहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक एक प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1882 ईस्वी में। बता दें कि देश का प्रथम शिक्षा आयोग, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, इस भारतीय शिक्षा आयोग को हम हंटर आयोग के भी नाम से जानते हैं। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा जो है और एवं उच्च शिक्षा के विकास तथा बेहतर प्रबंधन के लिए क्रांतिकारी सुझाव प्रस्तुत किए थे। वहीं 1917 ईस्वी में, नोट करिएगा, 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच के लिए माइकल सैडलर, क्या नाम है, माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शिक्षा पे कितने कार्य हुए, ये सब सारा आप देखते रहिए। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच, जिसको आप वुड घोषणा पत्र भी कहते हैं, वो लाया गया, जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य किया। वहीं पर 1944 ईस्वी में हम बात कर ले तो 1944 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जो जॉन सार्जेंट थे, कौन थे? जॉन सार्जेंट, नोट करिएगा, जॉन सार्जेंट थे, की अध्यक्षता में शिक्षा संबंधी में अनेक कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जिसे युद्धोत्तर शिक्षा योजना कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 है, कहता है कि ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, हॉकी विश्व कप 2023। अच्छा, ओली का मतलब होता क्या है? तो ओली का मतलब है ओलिव रिडले कछुआ। क्या है? ओलिव रिडले कछुआ, ठीक है। तो इसका शुभंकर का नाम था ओलिव रिडले कछुआ। 2023 में हॉकी विश्व कप में जो है दोस्तों, जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। किसको? जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल है? आंसर लगाइएगा गरबा। ये कहाँ का नृत्य है? तो गरबा, डांडिया, ये दोनों के दोनों गुजरात का नृत्य है। वहीं कलबेलिया की बात कर ले तो राजस्थान की है, और छौ की बात कर ले तो ये बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का लोक नृत्य है, जो कि सूर्य पूजा के दिन में ये किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर लगाइएगा एशिया में। मंगोलिया की बात कर ले तो इसकी राजधानी उलान बटोर है, जबकि इसकी मुद्रा जो है वो तुगरिक है। मुद्रा क्या है दोस्तों? इसका मुद्रा जो है वो तुगरिक है। अच्छा, मंगोलिया से बात आता है तो एक दिमाग में और आना चाहिए, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल भी जो है वो मंगोलिया और चाइना के बीच में स्थित है। अच्छा, एक यह प्रकार किस प्रकार की देश है? तो मंगोलिया जो है एक लैंड लॉक्ड देश है। किस प्रकार की है? लैंड लॉक्ड। अच्छा, लैंड लॉक्ड का मतलब होता क्या है? तो वैसा भूमि या वैसा जगह जो चारों तरफ से सिर्फ भूमि से ही घिरा हो, आसपास समुद्र नहीं हो, उसे हम लैंड लॉक्ड बोलते हैं। गोबी मरुस्थल की बात कर ले तो यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? आंसर लगाइएगा कलकत्ता। इसका भी नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि डैश यानी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो भारत और बांग्लादेश जो है दोस्तों 4096 किलोमीटर की जो है किलोमीटर की सीमा साझा करते हुए ये विश्व की सबसे
5वीं बड़ी सीमा बनाती है। वहीं पर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा सीमा हो जाएगा वो कनाडा और यूएसए के का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि वन्य जैव विविधता संस्थान यानी IFB डैश में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। वन्य जैव विविधता संस्थान से संबंधित एक क्वेश्चन है कि वन्य जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? आंसर लगाइएगा आकाश। आकाश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारक क्षमता टोटल इसकी कितनी है? 25 किलोमीटर। अगर यहीं पर त्रिशूल होता तो त्रिशूल भी जो है दोस्तों ये स्थल से वायु की ओर मारक करने वाला प्रक्षेपास्त्र। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के पहले AI जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रजाल। बता दें कि भारत ने हैदराबाद के ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया जिसका नाम क्या है? तो इंद्रजाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई? तो आंसर लगाइएगा नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। यह पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया? तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुआ 1972 ईस्वी में। नॉर्मन बोरलॉग की बात कर ले तो विश्व स्तर पर जो है यानी दुनिया के स्तर पर ये हरित क्रांति के जनक थे, जबकि इंडिया में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो श्री MS स्वामीनाथन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया था? आंसर लगाइएगा जापान ने। अगला प्रश्न एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 2010 में। आपको बता दें कि एशियाई खेल की बात करता है तो एशियाई खेल का जो शुरुआत हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था, जबकि 2023 में जो है 2010 में तो क्रिकेट को शामिल किया गया। 2023 के 19वीं एशियाई खेल में भारतीय क्रिकेट टीम ने भाग लिया और गोल्ड मेडल भी हासिल किया। हाँ, एक चीज और पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सबसे अधिक बार मेजबानी किस देश ने एशियाई खेल का किया है? तो 4 बार मेजबानी किया है थाईलैंड ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैच कराने का प्रश्न दिया हुआ है, यानी एक तरफ से बचाव अभियान है और दूसरा तरफ संबंधित देश है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर सबसे पहले ही दिख रहा है ऑपरेशन गंगा। ये इराक से नहीं बल्कि जो रसिया यूक्रेन में जो फंसे लोग थे युद्ध के कारण, जो भारत के सरकार ने जो फंसे लोग थे, तो भारत सरकार ने यह जो है नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाई थी, ऑपरेशन गंगा। एक और, बाकी तो सारे के सारे सही हैं। एक और ऑपरेशन है, नोट करिएगा, ऑपरेशन दोस्त, जिसमें इसका जिक्र नहीं किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन दोस्त का जो था दोस्तों क्यों चलाया गया था? तो तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में द्विसदनी प्रणाली जो है कि विशेषता डैश संविधान से लिया गया है, यानी किस संविधान से लिया गया है? तो द्विसदनी प्रणाली की बात आती है तो आंसर लगाएंगे ब्रिटेन से लिया गया। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। वहीं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? तो इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लिया गया। वहीं जर्मनी की बात कर ले तो जर्मनी से लिया गया आपातकालीन शक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, बिल्कुल मूल शंकर तिवारी था, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, ये भी सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इनके बारे में आपको ब्रीफली मैं बता दूं कि जन्म दिवस इनका जो था, यानी जन्मदिन कब हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का? तो इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ था? तो नोट करिएगा, टंकारा। कहाँ जन्म स्थान था? टंकारा, जो कि मोरबी यानी गुजरात में है, गुजरात में है। इनका बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर तिवारी। गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था स्वामी वीरजानंद। क्या नाम था गुरु का नाम? वीरजानंद, स्वामी वीरजानंद। और इनका प्रमुख कार्य क्या था? तो ये समाज सुधारक थे। तो करेक्ट आंसर निकल कर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3
तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है, वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था। आंसर लगाएंगे असीरगढ़। कौन सा? असीरगढ़। आपको बता दें कि असीरगढ़ किला को अहीर राजवंश के राजा आसा अहीर, क्या है नाम, क्या है, आसा अहीर के द्वारा ने बनवाया था, यानी बनवाया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। इसे बड़े दक्कन के भी नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है, दक्षिण भारत का दरवाजा। तो असीरगढ़ किसने बनवाया था? तो आसा अहीर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, ये मध्य प्रदेश में है, ये भी चीज को ध्यान में रखिएगा। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। आंसर लगाइएगा सांची को, जो कि कहाँ है, तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने निर्मित इसको करवाया था, बनवाया था, ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। प्रश्न की जातक कथा संबंधित है किससे? तो जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि दारा सिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था। तो 34 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, सीर ए अकबर के नाम से ये इसे अनुवाद किया था। दारा सिकोह को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। किसकी? तो लघु अकबर की इन्होंने संज्ञा दी थी। किसने? लेनपुर ने। लेनपुल नाम क्या था? लेनपुल। बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। जबकि शाहजहां ने दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। एक इसमें बुक का नाम है मजमुउल बहरीन। ये बुक जो है वो दारा सिकोह का मूल रचना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। आपको फिर आपका यहाँ पर जो है आपको मैच कराने का प्रश्न निकल करके आता है। एक तरफ आपको संगीतकार है, दूसरा तरफ वाद्य यंत्र है, यानी पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं। तो आंसर लगाइएगा पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी बजाते हैं। वहीं पर पालधर जो है रघु क्या बजाते हैं? तो पालधर रघु जो है वो मृदंग बजाते हैं। लतीफ़ खां क्या बजाते हैं? तो लतीफ़ खां जो है दोस्तों वो बजाएंगे तबला। और एस बालचंद बजाते हैं वीणा। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है कि विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम पता लगाइए। यानी राष्ट्रपति, छत्रपति शिवाजी, टर्मिनस, ताजमहल, सूर्य मंदिर। तो ऐसे तो क्वेश्चन के हिसाब से हम सूर्य मंदिर आंसर लगा देते, लेकिन गलत है। सूर्य मंदिर के हिसाब से जो अब ये जिक्र नहीं किया गया है कि औरंगाबाद में एक फेमस है देव का सूर्य मंदिर, उसके बारे में पूछ रहा है या कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि राष्ट्रपति को सबसे पहले तो हम शामिल नहीं किया गया है यूनेस्को में, इसलिए तो कन्फर्म है कि ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसलिए सूर्य मंदिर को आप कोणार्क का सूर्य मंदिर मानेंगे। तो अच्छा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को कब शामिल किया गया? तो 2004 ईस्वी में। वहीं ताजमहल को 1983 ईस्वी में, और सूर्य मंदिर को यानी कोणार्क को सूर्य मंदिर को 1984 ईस्वी में जो है विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं घटती है। तो आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर 3, मध्य मंडल में यह घटना घटती है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। इसे गरसोप्पा जलप्रपात ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। यह है कहाँ? तो शरावती नदी में, शरावती नदी पर कर्नाटक में यह स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39वां प्रश्न है कि पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी। तो 39 का करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, 1.30 लाख। अगला प्रश्न है कि वाई आई एम एंथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका मतलब क्या होता है? मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक किसने लिखा था। तो आंसर लगाइएगा भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। तो बहिष्कृत भारत का जो अनावरण किया था, आरंभ किया था दोस्तों, वो किया था किसने? भीमराव अंबेडकर ने। इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान ले। इसका प्रकाशन हुआ कब था? तो बहिष्कृत भारत का प्रकाशन हुआ था 3 अप्रैल, नोट करिएगा, 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को इसका
जो है प्रकाशन किया गया था। इसके जरिए उन्होंने ब्राह्मणवाद और मनुवाद को निर्णायक रूप से चुनौती दी थी तथा जुलाई, नोट करिएगा, तथा जुलाई 1924 ईस्वी में अंबेडकर ने बॉम्बे में एक संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अस्पृश्य लोगों को नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह स्टेटमेंट किसने दी थी? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 आर.सी. मंजुमदार ने। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43वां प्रश्न है कि 1900 मैच कराने वाला फिर प्रश्न आपको आ जाता है कि भारतीय ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। यही गलत है। भारतीय ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना श्री केशव चंद्र सेन ने किया था। किसने? नोट करिएगा, केशव चंद्र सेन ने। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। तत्वबोधिनी समाज सभा, केशव चंद्र सेन, ये भी सही है, दोनों के दोनों। क्या करा कि कौन सा एक सही सुमेलित थे, माफ कीजिएगा, भारतीय ब्राह्मण साम्राज्य तो बिल्कुल सही है, बाकी सारे के सारे गलती हैं। 1 नंबर सही है, यानी ब्राह्मण साम्राज्य राजा राम मोहन राय करेक्ट है। बाकी तत्वबोधिनी समाज का केशव चंद्र सेन नहीं, बल्कि कौन है? देवेंद्र नाथ ठाकुर होना चाहिए यहाँ पर। सत्यशोधक समाज का जो है वो ज्योतिबा फुले और द सर्वेंट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है। बाकी सारे के सारे गलती है, इसमें 2 स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन का मिस प्रिंट होना चाहिए, हो गया है, यानी 1 और 4 सही है, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो पहले सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली लोग आए थे। पुर्तगाली में कौन? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक, जिसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद, नोट कर लीजिए, यही जो था वो पुर्तगालियों का, यानी वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया था, बताया था कि भाई साहब आप ऐसे ऐसे चलिए। तो वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो था, जिसका नाम था कालीकट, नाम क्या है? कालीकट पर 17 मई 1498 ईस्वी को ये पहुंचे थे। और इनका स्वागत कौन किया था? तो तत्कालीन शासक तो जो था, जिसका नाम था जमोरिन, इसका भरपूर स्वागत किया था। ये दोनों आज की अवस्था में मिल जाते तो इनको सीधा गोली मार दी जाती। माफ किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 61 नंबर प्रश्न है कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना निम्नलिखित में से बातें थी, यानी प्रस्तावना में क्या कौन सी बातें कही गई थी? तो स्टेटमेंट जरा पढ़ लेते हैं हम। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, बिल्कुल सही है। स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा, दोनों के दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों के दोनों सही है। अगला प्रश्न है, सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, इनकी ये विधायी शक्ति है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 85 में, कौन सा? अनुच्छेद 85 में सत्रावसान और विघटन से संबंधित चर्चा किया गया है, यानी कि संसद का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद का जो सत्रावसान है वो राष्ट्रपति करता है। इसका ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अच्छा, ये तो ठीक है। भारत में कुल कितने तरह के सत्र होते हैं? तो भारत में टोटल 3 तरह के सत्र होते हैं। कौन कौन? तो पहला है बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक होता है। दूसरा जो है दोस्तों वो मानसून सत्र है, जो कि कहाँ? जुलाई से सितंबर। और तीसरा शीतकालीन सत्र, यानी नवंबर से दिसंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभिलेख न्यायालय है? करेक्ट आंसर लगाइएगा 63 का ऑप्शन नंबर 4, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के दोनों अभिलेख न्यायालय है। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये तो बताया गया 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को। वहीं पर अनुच्छेद 215 के तहत बताया गया कि प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय जो है, यानी हाई कोर्ट, अभिलेख न्यायालय होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी आप 129 और 215 को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कि भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? आंसर लगाइएगा, चीन के द्वारा जो है वो 20 अक्टूबर, कब? 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? अक्टूबर
1962 यानी 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया गया था, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के नाम से जाना जाता है। जबकि चीन ने 21 नवंबर, ध्यान में रखेंगे, चीन ने 21 नवंबर 1962 ईस्वी को भारत के आक्रमण करने से पहले ही एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। यानी भारत इसमें नहीं चाहता था कि युद्ध हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चीन अपने आप से जो है युद्ध का विराम की घोषणा कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न कि कारगिल के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर लगाइएगा अटल बिहारी वाजपेयी। कब हुआ था कारगिल का युद्ध? तो कारगिल का युद्ध हुआ था जुलाई 1919 ईस्वी में, सॉरी 1999 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है रियाल, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व के कितने देशों की को मुद्रा चिन्ह संबंधित रूप दिया गया है? संबंधी रूप दिया गया। मुद्रा चिन्ह का मतलब क्या है? जैसे इंडिया में रुपए को हम इस तरह से डिनोट करते हैं ना, तो कौन कितने ऐसे कंट्री हैं जिनका अपना अलग अलग चिन्ह है? तो टोटल 5 कंट्री हैं। कौन कौन? एक तो कि आप नंबर 1 पर रखिए डॉलर, अमेरिकी डॉलर को, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ब्रिटिश पाउंड, जो कि पाउंड स्टर्लिंग होता है, उसका कुछ इस तरह से करके होता है ना। इसके बाद देखिए क्या होता है, जापानी इयन, इयन का क्या होता है? तो इयन का अगर आप वाई लिख करके कुछ इस तरह से कट कर दीजिए। इसके बाद क्या आ जाता है आपका यूरो, यूरो का कुछ इस तरह से इसका सिंबल होता है। वहीं पर भारत का तो इंडियन का ये है रुपया। तो टोटल 5 देशों का जो है वो मुद्रा चिन्ह प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर आपको मैच कराना है। इधर से शास्त्रीय भाषा दिया हुआ है, यानी क्लासिकल लैंग्वेज दिया हुआ है, ऊपर से मान्यता प्राप्ति की वर्ष दी हुई है। मैंने आपको पहले ही आंसर बताने से पहले आपको मैं बता दूं, इसमें पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो टोटल कितने शास्त्रीय भाषा है? तो टोटल 6 शास्त्रीय भाषा हैं। इसमें से 4 तो दिए जा चुके हैं, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तो बच गया क्या? एक तमिल और दूसरा जो है वो है तेलुगु। तमिल को 2004 में मिला था। वहीं पर पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 68 का ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत को जो है 2004 नहीं बल्कि जो 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज का जो है दर्जा दिया गया था। बाकी सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 69वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से आप छांट सकते हैं और आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट दे दिया है, जरा पढ़िए। कहता है पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई। बिल्कुल सही। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 71वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है पंचायत संस्था के लिए अनुच्छेद 243 के क से लेकर के 243 के ण तक, ठीक है, न तक जो है दोस्तों क्या प्रावधान किया गया है, यानी किससे? तो पंचायत से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 B.S. मिन्हास, जिसका आपको कहीं कहीं फुल फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई देगा बागीचा सिंह मिन्हास, ठीक है। ये कौन थे? ये एक भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1972 से लेकर के 73 तक बीच में वित्त आयोग के सदस्य भी रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जरा स्टेटमेंट हम पढ़ लें 73 का। कहता है कि यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। बिल्कुल सही। इसके बाद क्या कहता है, परिवार के केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, ये गलत है। अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि स्कीम में गारंटी दी गई है रहती है, ये बिल्कुल सही, यानी 1 नंबर और 3 नंबर सही, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन से फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? तो जैसे आप अगर डिफेंस में हैं
या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप लोन जब लेते हैं तो आप ऑफिस से डिमांड करते हैं कि हमको फॉर्म 16 चाहिए। उसी तरह से पूछ रहा है कि अगर आपको मतदाता सूची में आधार कार्ड से पहचान पत्र से जोड़ने के लिए करना हो तो आप कौन सा फॉर्म लेंगे? तो आप फॉर्म लेंगे फॉर्म 6B। ठीक है, अच्छा फॉर्म 6 क्या होता है? तो फॉर्म 6 से नया वोटर कार्ड बनता है। वहीं पर फॉर्म 7 से क्या करते हैं? तो फॉर्म 7 से किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। वहीं फॉर्म 8 का प्रयोग करके मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 2 यानी क्या है? वाटरवे होता है ना, तो वो WH, ठीक है, नेशनल वाटरवे, नेशनल NW, ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, सदिया और धुबरी को। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सदिया और धुबरी को, यानी वाटरवे 2 का, नेशनल वाटरवे 2 का जो है स्थापना हुआ था 1988 ईस्वी में। इसको नोट करिएगा। वहीं इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 891 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है 91 नंबर, कहता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 91 का? ऑप्शन नंबर 1, अवध राज्य। इसे चेरी ही नहीं बल्कि दुधारू गाय का भी संज्ञा दिया गया था। अब लॉर्ड डलहौजी की बात आती थी, आई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? नोट करिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर आप हड़प की नीति कह सकते हैं, इन्होंने ही चलाया था। इसका शासनकाल क्या था दोस्तों? तो 1848 से लेकर के 56 तक इसका शासनकाल रहा था। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले किसको किसको जो है वो अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो मैं आपको बता दूं कि अवध जो है, अवध राज्य को सबसे बाद में मिलाया था। कब? 1856 ईस्वी में। और सबसे पहले कब किसे मिलाया था? तो सतारा को मिलाया था 1848 ईस्वी में। नोट करिए, मैंने पिछले सेट में भी बताया है, सतारा को 1848 में। वहीं पर जैतपुर और संबलपुर को 1849 ईस्वी में, बघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में। नोट करिए, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में, और सबसे अंत में अवध को 1856 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 91 का? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत क्या है, जरा इसका हम पढ़ लें। डायरेक्ट आंसर आपको बता दूं कि रेड क्लिफ लाइन भारत और चाइना के बीच में सीमा रेखा है। गलत है, रेड क्लिफ नहीं बल्कि कौन सा है? तो मैकमोहन रेखा है। कौन सा है दोस्तों? मैकमोहन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? 93 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? तो झारखंड जो है वो नेपाल को टच नहीं करता है। 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संबंधी क्षेत्र कौन सी है? तो आवृत्ति के आधार पर कौन सा है? आंसर लगाइएगा 2 नंबर, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र। अच्छा, भूकंप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? 1916 ईस्वी में। ध्यान में रखेंगे। अभी टोटल भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो जरा स्टेटमेंट को पढ़िए। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है, बिल्कुल सही है। वहीं पर क्या है, देख लीजिएगा, आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। आंसर लगेगा 97 का, ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अच्छा, टिंडल प्रभाव कहते किसे हैं? तो टिंडल प्रभाव यानी जब कोलाइडी से लंबवत प्रकाश की किरणें गुजरती है, कोलाइडी से जब लंबवत प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश का गमन पथ दिखने लगता है। जो प्रकाश का गमन पथ होता है वो क्या होता है? दिखने लगता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न,
गोल कृमि जिसको हम नेमाटोड कहते हैं, इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो गोल कृमि में श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, फिर आपको मैच कराने की बात कही गई है, यानी एक तरफ उपकरण दे दिया है और दूसरे तरफ उसका उपयोग दे दिया हुआ है। यानी सेक्सटेंट का हम यूज कहाँ करेंगे? तो सेक्सटेंट का जो यूज होता है वो दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापने में, यानी एक का तो एक दिख गया, अब आपको ऑप्शन में ही छांट लीजिए, सिर्फ एक ही में ऑप्शन ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, बाकी आप ऐसे मैच करा लीजिए। ओडोमीटर का यूज जो होता है वर्षा की मात्रा मापने में किया जाता है, यानी 2 का ऑप्शन नंबर 4 हमको मिल जाएगा। और थर्मोपाइल का जो यूज होता है किसी सतह का तापमान मापने में, और लास्ट में है पायरोमीटर का यूज जो होता है वो किस में? तो ये विकृत उष्मा की अल्प मात्रा को मापने में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, नियंत्रण इकाई ही जो है इसको प्रोसेसर के संचालन या नियंत्रित या निर्देशित करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो रोग क्या है? तो रोग जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 21 का क्या निकल करके आ जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 4, लिंग संलग्न अप्रभावी। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, रेडॉन। आपको बता दें कि इसकी खोज किसने की थी और कब की थी? तो 1902 ईस्वी में डॉर्न ने किया था। किसने? डॉर्न ने रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन उत्पादों में से इन्होंने की थी। साथ ही साथ एक चीज को और ध्यान में रखिएगा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेडॉन का उपयोग जो होता है वो दोस्तों वो रेडियोधर्मी अनुसंधानों तथा कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर लगाइएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 3, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये गलत है। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस को हम जानते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के वजह से। अच्छा, इन्होंने एक रूल जो नियम दिया था वो क्या नाम नियम दिया था? तो जरा इसके बारे में हम जान ले। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण, ठीक है। तो लिनियस के अनुसार किसी जीव का नामकरण 2 अक्षर से मिलकर के बनता है, जिसमें प्रथम अक्षर जो होता है वंश का नाम और दूसरा अक्षर जो होता है वो जाति की सूचित करता है। प्रथम अक्षर क्या करता है? तो ये वंश के नाम को डिनोट करता है, और दूसरा अक्षर जो होता है सेकेंड अक्षर वो जाति के नाम को डिनोट करता है। अच्छा, कैसे? एक आप एग्जाम्पल ले लिए, मैंजिफेरा इंडिका, ये मैग्नीफेरा इंडिका। अच्छा, ये क्या है? ये आम का रासायनिक नाम है। इसमें जो मैग्नीफेरा है यानी लिनियस के अनुसार, तो मैग्नीफेरा को बताया है लिनियस ने कि मैग्नीफेरा ये वंश का नाम है, वहीं पर इंडिका जो है वो जाति का नाम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही मैं आपको समझाना चाहता था। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम बताइए, यानी सबसे कम किस में, इसके बाद फिर किस में, इसके बाद किस में? तो अणुओं की गति जो होगा वो सबसे कम ठोस में, फिर उससे ज़्यादा द्रव में, और सबसे जो अधिक गतिज ऊर्जा होगा वो गैस में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 126 नंबर, कहता है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त ऊर्जा सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? तो 126 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, गलनांक कम होता है। अच्छा, फ्यूज तार बना किसका होता है? तो शीशा का और टीन का, यानी पीबी और एसएन का। शीशा का जो होता है प्रेजेंस कितना होता है? 37%, वहीं टीन का प्रेजेंस जो होता है वो 67% होता है। मैंने पिछले सेट में कई बार इसको बताया है, आप देखिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों का थकान होता है? आंसर लगाइएगा लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न देखिए क्या होता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन करें तो जल, ज से जल, ज से जाइलम आंसर लगाइएगा। वहीं पर जब भी भोजन की बात करें तो भोजन को आप क्या कहते हैं? फूड, फ से फूड, फ से फ्लोएम लगाइएगा। जब भोजन की बात करें तो आप फ्लोएम आंसर लगाइएगा, जब जल की बात करें तो आप जाइलम लगाइएगा। जीवन में कभी गलत नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर 128 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि दमा मानव शरीर के कौन से
किसका विकार है? आंसर लगाइएगा ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है आहार श्रृंखला का संगठन नहीं है? आंसर लगाइएगा 103 का ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 और 3, पल्लवक, मानव, मछली और टिड्डा, वहीं पर भेड़िया, घास, सांप, बाघ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट खान सर का लास्ट सेट देखे होंगे वो सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, तो आप आंसर लगाएंगे 131 का ऑप्शन नंबर 4, अस्त होते हुए सूर्य का रंग जो है का रंग लाल होना ये प्रकाश के अपवर्तन के वजह से नहीं बल्कि प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर से बतित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है? तो आप इतना सारा बात समझिए कि जो आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं तो जो झाग बाहर निकलता है वो झाग कोई और गैस नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें फिल किया हुआ होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाइकोपोडियम ट्राइकोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 लाइकोपिसिडा का ये सदस्य है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हालांकि इसी लाइकोपोडियम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? तो नागबेली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागबेली। तो करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो 134 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 आयरन की आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त के आरबीसी में क्या है? आरबीसी में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है जरा देख ले। कहता है कि मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? तो आप आंसर लगाइएगा, उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।